नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा संसद में पारित एक बिल के बारे में, जिसका नाम है शांति बिल 2025। केंद्र सरकार के द्वारा एटॉमिक एनर्जी को नियंत्रित करने के लिए और एटॉमिक एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, यानी निजीकरण करने के लिए एक बिल पारित किया। संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पारित किया गया और ये बिल पास कराया गया। लेकिन विपक्ष के द्वारा इस बिल पर बहुत ज्यादा हंगामा किया जा रहा है और भारत के लोगों की सुरक्षा और निजीकरण को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि यह बिल बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज के सेशन में हम इसी पर बात करेंगे, पूरी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का निर्माण, जो कि बहुत ही एक संवेदनशील टॉपिक होता है, एक संवेदनशील बिंदु होता है, उसके प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या वास्तव में भारत सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है या फिर विपक्ष जो है उसका जो हंगामा है वो जायज है? यानी किस तरीके से इसको सही ठहराया जा सकता है, इस पूरे सेशन में आज हम इसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, एटॉमिक एनर्जी रेडिएशंस को लेकर, जो विकिरण जो एनर्जी होती है इनके द्वारा, एटॉमिक एनर्जी की जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें जो रेडिएशंस निकलती हैं, उसकी तमाम घटनाएं पूरी दुनिया में हो चुकी हैं और उससे जन धन की बहुत ज्यादा हानि हो चुकी है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में आज तक इसका एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेट हाथों में अगर हम दे दें, सरकारी हाथों से अगर प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो इसका संचालन करने लगें, तो हमारे जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके लिए कहीं ये नुकसानदायक साबित हो। या फिर दूसरी तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि एनर्जी, ऊर्जा को लेकर भारत में बहुत बड़ा संकट है, प्रदूषण को लेकर भारत में बहुत बड़ा संकट है। तो एटॉमिक एनर्जी, जो कि क्लीन एनर्जी का एक माध्यम है, स्वच्छ ऊर्जा का एक माध्यम है और बहुत ज्यादा किफायती होती है, क्योंकि बहुत कम पदार्थ, जिसमें ये यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के अलावा जैसे दूसरे पदार्थ हैं, उनका उपयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। जनरली भारत में तो यूरेनियम 235 से ही हम एनर्जी बनाते हैं। तो कहने का मतलब, जो बहुत कम पदार्थ से बहुत ज्यादा एनर्जी देने की क्षमता रखती है। तो अगर हम इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, यूरेनियम एनर्जी की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हो सकता है भविष्य में भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। तो इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे, पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैसे काम करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जब वहां पर उनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है तो वहां पर खतरे की घंटी कैसे बजती है, यानी आपको कहाँ खतरा हो सकता है। और भारत सरकार ने, या फिर मैं कहूँ भारत का जो सिस्टम है, भारत का जो तंत्र है, भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर, एटॉमिक एनर्जी जो हमारा सिस्टम है, उसने किस प्रकार हमारी सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और किस तरीके से सुरक्षा की जाती है, इन सभी पर बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर व्हाट इज शांति बिल 2025, टॉप थिंग्स टू नो अबाउट द न्यू न्यूक्लियर एनर्जी बिल। यानी इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, कि क्यों विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है और भारत सरकार इसे क्यों लागू करना चाह रही है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने संसद में ये कहा कि हम सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पेश कर रहे हैं। तो इसी को शॉर्ट में कहा गया है शांति बिल 2025। अब यहाँ पर देखिए कि इस बिल को जब लाया गया है, इस बिल को लाया गया है, तो इस बिल को लाने का मतलब है कि आपने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और एक आपका यहाँ पर है नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, इन दोनों को निरस्त कर दिया है। यानी इन दोनों की जगह पर अब ये बिल काम करेगा, शांति बिल 2025 काम करेगा। और इस बिल को लाने के पीछे सरकार का जो मकसद है, सरकार ये कह रही है कि पुराने जो बिल थे, पुरानी जो हमारी नीतियां थी, वो परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला वो जो कानूनी तंत्र था, अब उसे अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, परिवर्तन कहते हैं संसार का नियम है, यानी समय समय पर परिवर्तन होता रहना चाहिए। और देखिए, अंतिम जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो आप भी, हम जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आप भी अनुमान लगा पाएंगे कि वास्तव में क्या होना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए आप, सरकार का एक और मानना है, सरकार दो यहाँ पर बड़े एम लेकर चल रही है कि 2070 तक भारत को कार्बन न्यूनीकरण करना है, मतलब कार्बन एमिशन को जीरो पर लाना है 2070 तक। हमने बाकायदा पेरिस शिखर सम्मेलन, जो कि परमाणु सॉरी जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
पेरिस शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर जो कि लागू हो चुका है, वहां पर हमने बाकायदा कमिटमेंट किया हुआ है कि 2070 तक भारत टोटली क्लीन एनर्जी पर डिपेंड होगा, यानी क्लीन एनर्जी से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे होंगे और कार्बन एमिशन हमारा जीरो हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन पर हम आ जाएंगे। और फिर एक और बात कि 2047 तक भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी मात्रा 100 गीगावाट तक कर देंगे, जो वर्तमान में ये मान के चलिए 8 से 9 गीगावाट के आसपास है। 2047 तक इसकी मात्रा बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये दो एम लेकर भारत सरकार इस बिल को लेकर आई है। अब इस बिल को आप और अच्छे से आप देखें कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स के साथ लेकर आ रहे हैं और यहां पर सस्टेनेबल हार्नेसिंग यानी सतत दोहन किया जाएगा। सतत दोहन का मतलब ये होता है, सतत शब्द जब आ जाता है तो संसाधनों का इस तरीके से समुचित उपयोग किया जाता है कि वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ऐसा नहीं कि आपने जो वर्तमान में आपके पास में संसाधन जितने भी हैं उनका अब वर्तमान पीढ़ी ही उपयोग कर जाए, उपभोग करके चली जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना बचे। तो इसे कहते हैं सतत दोहन। तो इस बिल को जब पास कर दिया गया तो इस बिल के मैंने जैसा कि कहा कि इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग वो है उद्देश्य हैं, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना। यानी अब हम प्राइवेट संस्थाओं को लेकर, प्राइवेट जो कंपनी है उनको लेकर यहाँ पर सरकार गंभीरता दिखा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाया जाए। दोस्तों देखो, एक चीज आप समझिए, कई बार ये मुद्दा उठता है, कांग्रेस या फिर दूसरी विपक्ष पार्टियां जो हैं या फिर हम जैसे आम लोग भी कई बार सरकार पर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि भाई आप हर चीज में प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। आपने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, स्पेस टेक्नोलॉजी में कर दिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि देश की आजादी के बाद जब नियम बनाए गए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, पंचवर्षीय जो हमारी योजनाएं चलाई गई उनमें जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड थे या फिर मैं कहूं तकनीकी जो क्षेत्र थे उनको कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था और चार ऐसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड थे जिनको ये कहा गया कि ये हमेशा जो गवर्नमेंट है यानी सरकारी तंत्र है, केंद्र सरकार है, उसके अंडर में ही रहेंगे। ये चार सेक्टर कौन कौन से थे? डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एक आपका आईसीटी। आईसीटी को हालांकि बाद में जोड़ा गया था क्योंकि उसमें साइबर क्राइम वगैरह इंक्लूड हो गए थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये ऐसी तकनीकी हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि देश की जो सुरक्षा है, इंटरनल और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिस्टम है देश का, वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन सभी जितनी भी तकनीकी क्षेत्र हैं ये, इन चारों को गवर्नमेंट के अंडर में हमेशा के लिए रखा गया था। लेकिन समय की देखिए एक डिमांड होती है, समय की डिमांड होती है, समय की मांग होती है और वर्तमान में मैं ज्यादा नहीं कह रहा लेकिन इतना दावा कर रहा हूं कि अगर आज बीजेपी सरकार, वर्तमान जो सरकार है वो नहीं होती और दूसरी सरकार होती, कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार होती, तो मेरे हिसाब से डिसीजन उनका भी यही होता कि उनको भी इन सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता। क्यों करना पड़ता आप समझिए। पूरी दुनिया इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर एनर्जी जो वो है प्लांट्स हैं उनके क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है और जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो भारत को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है और ये जो निवेश है वो सरकार अपने स्तर पर इतना भारी भरकम निवेश कभी नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती। चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए, चाहे रसिया को ले लीजिए, चाहे चाइना को ले लीजिए, हर जगह पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ, वो एक अलग मैटर है कि आप उस प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को कितनी ईमानदारी से, कितनी पारदर्शिता से लागू करवाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत जरूरी है क्योंकि हर सेक्टर में जिस प्राइवेट कंपनी का जिसमें रुचि है, जिस फील्ड में रुचि है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी और वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगी, तो वहां देश की तरक्की होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है यानी निजीकरण को लेकर न्यूक्लियर एनर्जी जो है का फील्ड जो है उसमें सरकार गंभीरता दिखा रही है।
अब ये जो बिल है परमाणु ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव लाने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए लाया गया है। अच्छा, इसके लिए जैसा कि मैंने कहा 1962 के जो परमाणु ऊर्जा कानून था, सरकार ये कह रही है कि आज की तकनीक और ज़रूरतों के हिसाब से इसे अपडेट करना ज़रूरी है। और सरकार ने यहाँ पर 2 जैसे कि मैंने कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट का इनको टारगेट हासिल करना है और इसके अलावा आपको 2070 तक ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन, ज़ीरो कार्बन एमिशन की जो टारगेट है उसको पूरा करना है। अब देखो यहाँ पर हम 2 चीज़ों पर ध्यान दें, एक तो उद्देश्य हो गए और एक यहाँ पर विपक्ष की जो आपत्तियाँ हैं, दोनों पर ध्यान दें। एक तो मैंने कहा 100 गीगावाट, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अगर आपको सफल बनाना है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। स्वदेशी और विदेशी सहयोग से नए रिएक्टर बनाए जाएँगे, निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम किया जाएगा। एनपीसीआईएल द्वारा 54 गीगावाट क्षमता जोड़ने की योजना को शुरू करना। ये सब इस बिल के क्या हैं उद्देश्य हैं। यहां पर देखिए विधेयक का जो विरोध हो रहा है यहाँ पर किस बात को लेकर हो रहा है? एक तो यह है कि निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में प्रवेश देना इनको विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है और देखिए ये बात हर किसी के दिमाग में भी आ सकती है, मेरे में भी आएगी ये दिमाग, आपके में भी आएगी कि यार प्राइवेट कंपनी को हम इतना सेंसिटिव इश्यू, इतनी सेंसिटिव जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अगर सौंप देते हैं, तो क्या वो वास्तव में उतनी गंभीरता से काम करेंगे जितनी गंभीरता से सरकार आम जन के लिए करती है। तो यहाँ पर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके लिए बिल में बाकायदा प्रावधान किए गए हैं। फिर बात आती है दुर्घटना दायित्व सीमा। देखिए, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि रसिया में एक चेरनोबिल कांड हुआ था, चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी और जिसमें जन-धन की बहुत ज़्यादा व्यापक हानि हुई थी। ऐसे ही जापान में बहुत सारी घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनमें फुकुशिमा जो है, वो घटना बहुत बड़ी हुई थी। तो रेडिएशंस के इफ़ेक्ट में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति अगर मान लीजिए भारत में आ जाती है, तो वो जो इन्होंने कहा है कि जो दुर्घटना दायित्व सीमा रखी गई है आपने 410 से 460 मिलियन डॉलर, ये सरकार के द्वारा इसमें घोषणा की गई है। तो इन्होंने कहा कि ये अपर्याप्त है, यानी ये कम ज़्यादा होनी चाहिए। फिर भोपाल गैस त्रासदी से तुलना की गई। भोपाल गैस त्रासदी भी देखिए भारत में एक बहुत बड़ा मतलब ये समझिए कि बहुत बड़ा एक धब्बा है। भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ी दुर्घटना है भारत में। मेथिल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस होती है, उसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी गैस लीक होने के कारण। तो जब आप न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाते हैं तो वहां रेडिएशन लीक होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा कि भारत में ये संभावनाएं क्यों कम हैं और इसके लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं। आप बस बने रहिए यहाँ पर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है एईआरबी, इन्होंने कहा कि उसकी स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए हैं कि आप उसको कितनी शक्तियां देंगे। प्रभावित समुदायों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार ना होना, यानी मान लीजिए कोई कम्युनिटी इससे इफेक्टिव वो होती है, प्रभावित होती है, तो आपने उसको शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं दिया है। शशि थरूर ने इसे निजीकृत परमाणु विस्तार की दिशा में खतरनाक छलांग बताया है। इन्होंने इनका ऐसा कहना है कि भाई ये इस क्षेत्र में क्या है बहुत बड़ी बात है। देखिए विपक्ष यहाँ पर दो चीजों को लेकर कह रहा है, एक तो सिक्योरिटी और एक दायित्व, यानी अगर दुर्घटना हो जाती है तो दायित्व किसका होगा क्योंकि इसमें बड़ी घटनाएं होती हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर चेरनोबिल और फुकुशिमा जो घटनाएं हैं इनका हवाला दिया कि ऐसा हो चुका है। यहाँ पर ये कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश जो कि कह रहे हैं कि भाई ये नेहरू जी के द्वारा जब ये 1948 में परमाणु ऊर्जा कानून लाया गया था 6 अप्रैल 1948 को, तो उस समय ये बात कही गई थी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा ही इसको नियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी के एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं भारत में डॉक्टर अनिल काकोडकर, जो कि आप मान सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें अनुमति दी जाए। उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। फिर आप देखिए तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं ये जिनका नाम है सागरिका घोष, इन्होंने भी शांति बिल का पुरजोर यहाँ पर विरोध किया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि वास्तव में क्या हम ऐसा तो नहीं है कि खतरे की घंटी हमारे लिए बजने वाली है या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा होने वाला है। तो उसको समझना, पूरी दुनिया एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कर रही है।
और भारत के पास में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। भारत के पास संभावना इसलिए है क्योंकि यूरेनियम तो हमारे यहाँ पर सीमित है, लेकिन हमारे पास थोरियम के भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और थोरियम का हमने हाइब्रिड फॉर्म में एनर्जी थोरियम के द्वारा हाइब्रिड फॉर्म में, स्वतंत्र रूप से तो अभी हम थोरियम का उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन हाइब्रिड फॉर्म में या मिक्स्ड फॉर्म में हम थोरियम को यूरेनियम या दूसरे पदार्थों के, दूसरे जो ये भारी नाभिक वाले पदार्थ होते हैं उनके साथ मिलाकर हम ऊर्जा उत्पादन करना हमने शुरू कर दिया है। तो आपको बता दूं कि आज से 15 से 20 साल पहले जब भारत थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा था, और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा सपना था जो अधूरा रह गया। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। कुडनकुलम में जब न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाए गए, तो जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया था कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेख लिखे कि भारत में सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज्यादा मतलब चिंता की विषय है कि कुडनकुलम में न्यूक्लियर एनर्जी जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, कहीं हो सकता है वहां के आसपास की जो जनता है उसको नुकसान हो। ये बहुत मतलब विवादित वो रहा कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने प्रोपेगेंडा इसलिए अपनाया क्योंकि उनको पता है कि भारत ने अगर थोरियम का उपयोग करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। और खूब प्रयास किया गया इसे एक तरीके से विवादित करने का या फिर दुष्प्रचारित करने का। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कलाम ने कुडनकुलम में जाकर वहां की, क्योंकि वहां की जनता इसका विरोध कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, डॉक्टर कलाम साहब के द्वारा वहां पर जाकर जनता को समझाया गया। जनता को एक सरल भाषा में यह बताया गया कि भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लेकर चलता है। यानी कोई एक लेयर में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है हमारी, हम 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लेकर चलते हैं। तो रेडिएशन एमिशन या रेडिएशन के लीक होने के चांसेस बहुत कम हैं, रेयर चांस है। और देखिए दुर्घटना ऐसे तो मान लीजिए सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है और उसके कारण रेडिएशन लीक हो जाती है, जैसे कि जापान में हुआ था। तो इन जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इनसे तो कोई वैसे भी नहीं बच पाता। तो कहने का मतलब देश के विकास में न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम ने इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास किया था और लोग समझ भी गए थे। तो कुडनकुलम में रूस की सहायता से लगातार न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण चल रहा है। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों, देखो यहां पर आप समझना कि परमाणु ऊर्जा है क्या। एक्चुअल में आप सभी को पता है कि दुनिया की हर वस्तु, हम सभी, सब किससे बने, तत्वों से। तत्वों के अंदर क्या है, परमाणु, और परमाणु के अंदर होते हैं नाभिक। आम भाषा में, सरल भाषा में आप समझना कि नाभिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी नाभिक और एक अस्थायी नाभिक। स्थायी नाभिक अपनी जगह पर चुपचाप बना रहता है, लेकिन अस्थायी नाभिक जो है ना, वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। आप ऐसे समझिए कि दुनिया में हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, तो जो हर व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करता है, कुछ शांतिपूर्वक कार्य करता है। अब जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई वो शांत बैठ जाएगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई वो क्या होगा, भटकता रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो नाविक हैं उनमें दो तरह की अवस्थाएं हैं, एक स्थायी नाविक है, एक अस्थायी नाविक है। अस्थायी नाविक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने मास में कमी करते हैं। मास में कमी करते हैं मतलब अपने द्रव्यमान को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, यहां से ये एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी निकालते हैं, आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी और मास में सीधा संबंध है। एनर्जी निकल रही है मतलब मास भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये नाभिक जो है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है किसी परमाणु का, ये क्या होता है, विखंडित हो रहा है, ये टूट रहा है, इसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं और ये रेडिएशंस बहुत ज्यादा एनर्जी के होते हैं। इसी एनर्जी का उपयोग हम परमाणु ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। इसे कहते हैं नाभ के विखंडन। नाभ के विखंडन कैसे कहते हैं इसको भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ होता है नाभ के संलयन, जो कि सूर्य पर चलता है। नाभ के विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, और यहां पर दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में जुड़ जाते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की स्थिति में ये जुड़ते हैं। ठीक है, इसकी बात आज हम नहीं करेंगे टेक्निकली, इसकी बात करेंगे क्योंकि हमारा सेशन इसी पर आधारित है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा और समझ लो। यहां पर ये समझिए जैसे कि मान लीजिए ये यूरेनियम का एक नाभिक है, तो इस नाभिक पर हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। ये न्यूट्रॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की जब इस पर बमबारी करती की जाती है तो ये नाभिक जो है टूटता है। पहले हालांकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रूपांतरण। रूपांतरण मतलब दूसरे उसमें बदलना, फिर ये टूट गया, दो भाग में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन दो भाग में टूटा। ठीक है, यानी एक भारी नाभिक कितने भागों में टूट गया, दो हल्के नाभिकों में।
दो हल्के नाविकों में जब ये टूटा तो इसने 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त किए। कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन। और साथ में यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एनर्जी ध्यान रखना, यही एनर्जी काम आएगी। एक नाविक के टूटने से कितने न्यूट्रॉन मुक्त हुए? 3। और दो हल्के नाविक, दो हल्के नाविक, इनका हमारा कोई उपयोग नहीं है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए हैं, ये यूरेनियम के दूसरे और नाविकों को अलग अलग फिर तोड़ेंगे। यानी आपने किया क्या? एक नाविक को तोड़ा एक न्यूट्रॉन से, और इसके टूटने से 3 नए न्यूट्रॉन बन गए, और इन्होंने फिर नए यूरेनियम के नाविक जो हैं उनको तोड़ा। आप कहोगे सर नए यूरेनियम के नाविक कहां से आए? तो आप समझना कि अगर आपने 1 ग्राम यूरेनियम भी लिया है, 1 ग्राम, तो इसमें 2.56 इंटू 10 की पावर 21 परमाणु होते हैं, और प्रत्येक परमाणु में क्या है? एक नाविक है। 10 की घात 21 आ रहा है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और मात्र कितने में? 1 ग्राम यूरेनियम में। अगर आपने 1 किलोग्राम ले लिया तो 10 की घात 3 और इसमें जोड़ दो, 1000 ग्राम हो जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए 1 क्विंटल ले लिया तो इसका मतलब आप ये समझो कि पूरे देश के देश इस ऊर्जा से खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है? तो 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए, इन्होंने 3 यूरेनियम यहां से अगले जो यूरेनियम के नाविक थे उनको तोड़ा। फिर इनमें से फिर 3 न्यूट्रॉन इससे बनेंगे, फिर इससे भी 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, और इससे भी 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, और फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। ये फिर यूरेनियम के नाविकों को तोड़ेंगे। कहने का मतलब ये आपने गणित में पढ़ा होगा, गुणोत्तर श्रेणी, 1, 3, 9, और फिर आपका 27, फिर 81, इस तरीके से नाविकों के टूटने की संख्या बढ़ती जाती है। अगर इस तरीके से नाभिक टूटते जाएंगे तो एक बार में एनर्जी लगभग यहां पर रिलीज हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक के टूटने से, 3 टूटेंगे तो इसका 3 गुना कर दो, 9 टूटेंगे 9 गुना कर दो, और ये संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अगर आपने इस तरीके से नाभिक का विखंडन होने दिया तो इसे कहते हैं एटम बॉम्ब। इसे क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब। परमाणु बम जो है वो ऐसे काम करता है। लेकिन आपको जब परमाणु ऊर्जा बनानी है, परमाणु ऊर्जा, ये तो अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। लेकिन जब आपको नाभिकीय ऊर्जा बनानी है, परमाणु ऊर्जा बनानी है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? हम जैसे ही ये 3 न्यूट्रॉन यहां पर उत्सर्जित होते हैं, यहां पर कैडमियम की रॉड लगा देते हैं। कैडमियम की रॉड जो है इन न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं, 2 न्यूट्रॉन को। यानी एक बार विखंडन हुआ तो 3 में से 2 का अवशोषण कर लिया तो एक ही न्यूट्रॉन बचा, और एक न्यूट्रॉन बचा तो उससे एक ही यूरेनियम का नाभिक टूटेगा, बाकी के 2 नहीं टूटेंगे, क्योंकि 2 का आपने अवशोषण कर लिया। तो एक एक करके जब नाभिकों को तोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसी का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, परमाणु ऊर्जा निर्माण में किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी आपको बताता हूं। देखिए, जो नियंत्रित परमाणु, जो आपको बताया था मैंने, परमाणु श्रृंखला अवक्रिया, वो कहां पर होती है? देखिए, ये यूरेनियम बॉक्स लगे हुए हैं, यूरेनियम बॉक्स। इस यूरेनियम बॉक्स के अंदर यूरेनियम भरा हुआ है, इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करके आप इसको तोड़ेंगे। ठीक है? जब आप इसको तोड़ेंगे तो यूरेनियम बॉक्स के चारों ओर पानी भरा हुआ है। अब इसमें से यूरेनियम बॉक्स के अंदर जब नाभिक टूटेंगे तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, हीट बनेगी, और हीट यहां से जब बनेगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो यहां पर क्या बनेगी? भाप। ये पानी है, ठीक है, और ये पानी जो है गर्म होगा तो भाप बनेगी। ये भाप जो है बहुत तीव्र गति के साथ, प्रेशर के साथ, यहाँ एक डिवाइस होता है टरबाइन, इसके पास जाएगी, और ये भाप जब तीव्र गति से टरबाइन पर जाती है तो टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन जुड़ा हुआ है जनरेटर से, जनरेटर का काम है घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बनाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ आपको विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, जो कि पावर ग्रिड में आप इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। यहां एक और चीज ध्यान रखना, भाप यहां से यहां चली जाती है, और मान लो ये टरबाइन के ऊपर जो पानी आया वो पानी वापस से यहां भेज दिया जाता है, ताकि इसका रिसाइकलिंग फॉर्म में उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर आपने नाविकों को तोड़कर ऊर्जा, हीट प्राप्त की, हीट से भाप बनाई, भाप से टरबाइन घुमाया, और टरबाइन को घुमाकर आपने जनरेटर, जो कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उससे ऊर्जा बना ली। ऐसे ही आपका मैं बता दूं कि ताप विद्युत संयंत्र जो कोयले से चलते हैं वो भी ऐसे काम करते हैं। बस यूरेनियम बॉक्स की जगह आपने क्या लगा दोगे? कोयला।
कोयले की भट्टी लगा दी बहुत बड़ी आपने, उसके ऊपर बॉयलर है, बॉयलर मतलब जो पानी भरा हुआ है उसमें, कोयले की भट्टी से जो ऊष्मा निकलेगी, कोयले को जलाकर पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करोगे भाप बनेगी, भाप से क्या टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या करता है, काम करता है। लेकिन कोयले में दिक्कत क्या है, कोयले में बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारी प्रदूषक गैसें वहां से निकलती हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से किसी भी प्रकार की इस प्रकार की प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी के निर्माण में एक ही समस्या है कि अगर कहीं वो जो यूरेनियम बॉक्स था, अगर वो कहीं लीक हो गया तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि आसपास सब कुछ खत्म कर सकती हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं होने दिया जाता? क्योंकि बाकायदा यूरेनियम बॉक्स या फिर मैं कहूं न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो होते हैं उनके चारों ओर जो दीवारें लगी होती हैं वो आजकल, पहले तो एक दो लगाते थे, आजकल 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया जाता है। यानी रेडिएशंस की एक छोटी सी मात्रा भी बाहर नहीं आ सकती वहां से, तो पूरी सिक्योरिटी की जाती है। अब यहां पर देखिए कि आप भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई। आप दुनिया भर के एआई डेटा सेंटर लगा रहे हैं जिनसे विद्युत ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होने वाली है। आने वाले समय में विद्युत ऊर्जा की किल्लत होने वाली है भारत में। अभी जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस, इन सब पर आप निर्भर हैं। इनसे प्रदूषण फैलता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तेल और गैस का आपको भारी भरकम मात्रा में आयात करना पड़ता है। तो आपको अगर 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है, 24/7 आपको ऊर्जा उपलब्ध करानी है, ठीक है, तो उसके लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरह ये भी क्लीन एनर्जी होती है। तो दीर्घ काल में ऊर्जा में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी आपको बताएं कि टोटल एनर्जी जो भारत बनाता है उसमें से परमाणु ऊर्जा का हिस्सा है 3.1%, जो कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत कम है। 96.9% हम एनर्जी दूसरे स्रोत से बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोयले से बनती है, और बाकी की जो एनर्जी है, जो परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वो 3.1% है। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज देखो, 8,780 मेगावाट ऊर्जा है जो किससे बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी से। अगर इसको गीगावाट में चेंज करेंगे तो 8.7 गीगावाट के आसपास आ जाएगी ये। अब इसको केंद्र सरकार बढ़ाकर कितना चाहती है, 100 गीगावाट। 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, कब तक, 2047 तक। तो आपको बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है। शांति बिल 2025 के बाद भारत में क्या बदलाव हो सकते हैं, देखिए, एक तो आप 100 गीगावाट के टारगेट को पूरा कर सकते हैं 2047 तक। निजी क्षेत्र की एंट्री होगी तो इससे भारी भरकम निवेश होगा, तकनीक और प्रतिस्पर्धा जो है उसमें अच्छे परिणाम आएंगे। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों की कंपनियां सीधे भारत में जॉइंट वेंचर में काम करेंगी, जिससे आधुनिक रिएक्टर तकनीक भारत में आ सकेगी। कोयला, तेल, गैस के आयात पर निर्भरता कम होगी, यानी ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। 24/7 आप क्लीन एनर्जी पर आधारित इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कानूनी रूप से मजबूत होगी। अब सुरक्षा व्यवस्था कानूनी रूप से मजबूत कैसे होगी, समझना। इसके लिए प्रावधान सरकार ने किया है, जो बिल पास किया है उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री हो रही है उसके लिए बिल में प्रावधान रखे गए हैं कि आपको किन किन नियमों की पालना की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी सर्वोपरि है। सिक्योरिटी जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया है। फिर यहां पर देखिए कि परमाणु नियामक की ताकत में इजाफा, एईआरबी यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसको वैधानिक रूप से दर्जा मिलेगा, और वो ज्यादा रेगुलेटरी नियम जो है वो बना पाएगा। जांच, कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की शक्ति एईआरबी के पास रहेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसके पास में अभी शक्तियां जो हैं वो कम हो सकती हैं, कम है। तो इस पर विपक्ष ने यहां पर मुद्दा उठाया है। तो ये विवाद का, या फिर हम कह सकते हैं कि मुद्दा हो सकता है चर्चा का। तो इन पर चर्चाएं चल रही हैं। ट्रांसपेरेंट लाइसेंस सिस्टम, कौन संयंत्र बनाएगा और चलाएगा यह स्पष्ट होगा, जवाबदेही तय होगी, मनमानी कम होगी। अलग ट्रिब्यूनल बनेगा, परमाणु ऊर्जा से जुड़े हादसे, मुआवजे, कानूनी मामलों को तेजी से निपटारा करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए यहां पर भारत में प्रोग्राम शुरू होगा, और इसमें भारत रसिया से बाकायदा समझौता कर चुका है। जब पुतिन साहब की यहां पर अभी यात्रा हुई थी उस समय एसएमआर पर बात हो गई थी। भारत परमाणु ऊर्जा में पीछे क्यों रहा? पीछे रहने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण देखिए, आप समझ लीजिए कि अभी तक पूर्णतः
सरकारी नियंत्रण में था ये। तो सरकार जितना निवेश, एक सीमित निवेश जितना कर सकती है उतना कर रही थी। तो उसी के हिसाब से भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन भी हो रहा था। ठीक है, कानूनी और दायित्व संबंधी बाधाएं। परमाणु दुर्घटना दायित्व कानून को लेकर अस्पष्टता बरकरार रही है। इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की सीमित रुचि रही है। आपने कानून इतने ज्यादा क्योंकि हमें विदेशी कंपनियों को मान्यता देनी नहीं थी अभी तक, अभी सरकार देना चाह रही है, तो भाई नियमों में भी लचीलापन लाना पड़ेगा। पहले हम देना ही नहीं चाह रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे, तो हमने जो कानून बना रखे थे वो बहुत ज्यादा कठोर थे। तो विदेशी कंपनियां यहाँ पर रुचि नहीं लेती थी। दायित्व की जो सीमा थी वो बहुत बढ़ा रखी थी हमने, कि अगर मान लो दुर्घटना हो गई तो कंपनी को इतना हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो कंपनी जो है उसमें रुचि नहीं दिखा रही थी। परमाणु संयंत्रों की स्थापना में अत्यधिक निवेश होता है, इसकी लंबी निर्माण अवधि होती है। ठीक है, उच्च पूंजी की लागत होती है, तो वो सरकार नहीं लगा पा रही थी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, सुरक्षा, रेडियो एक्टिव कचरा और वैश्विक परिदृश्य। यहाँ जब आपके सामने न्यूक्लियर प्लांट की बात आती है तो एक, जैसा कि मैंने कहा, सिक्योरिटी, और फिर आती है रेडियो एक्टिव कचरा। यानी आप यूरेनियम से बिजली बना लोगे, लेकिन यूरेनियम का जो वेस्ट बचेगा उसको कैसे निपटारा करोगे? तो ये सरकार को बहुत ज्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा, कठोर नियम इसके लिए बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है। तो देखो, चेरनोबिल और फुकुशिमा ये बड़े उदाहरण हैं दुनिया में। ये 2011 में घटना हुई जापान में, ये 1986 में हुई है। रेडियो एक्टिव कचरे का मुद्दा, रेडियो एक्टिव वेस्ट का दीर्घकालिक निस्तारण ना हो पाना, दीर्घकालिक, लंबे समय तक उस कचरे से नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसका निस्तारण बहुत जरूरी है। अगर देखें, रेडियो एक्टिव पदार्थ जरा से भी कहीं आपने सही तरीके से निस्तारण नहीं किया तो उससे रेडिएशन इतनी ज्यादा निकलेंगी कि वहां आसपास रहने वाले जो क्षेत्र में जो लोग हैं वो कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो इनका निस्तारण बहुत जरूरी है। सुरक्षा उपाय और क्षमता, आईएईए द्वारा सख्त वैश्विक निगरानी, भारत का सुरक्षा रिकॉर्ड मजबूत। ये दो तीन चीज ऐसी है, देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कि जो वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी निगरानी रहती है, इन पर बहुत ज्यादा सख्त रहती है। और अभी तक भारत ने परमाणु ऊर्जा का जितना भी उपयोग किया है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहा है। एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जो अप्रिय घटना हो। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तकनीक भारत की क्षमता दर्शाती है। यानी परमाणु जो एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, उसका हम हमारी पनडुब्बियों में उपयोग कर रहे हैं सफलतापूर्वक। तो ये भी हमारी क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर 376 गीगावाट इतनी एनर्जी बनाई जाती है देशों के द्वारा। ठीक है, उसमें हमारी कितनी है, लगभग 8, 8.5 गीगावाट के आसपास, 8.6 गीगावाट, जो कि वैश्विक स्तर पर हमारी बहुत कम मात्रा को बताता है। 31 देशों में 416 परमाणु रिएक्टर हैं, इनमें से 71% मात्र 5 देशों के पास हैं, और इसमें भारत बहुत पीछे है, तो भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। देशों में अगर आप देखें, देखिए अमेरिका 94 रिएक्टर लेके बैठा है, और अमेरिका में 19% बिजली जो है एटॉमिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट बनती है। यानी टोटल एनर्जी अमेरिका में जितनी बनती है विद्युत ऊर्जा, उसमें से 19% कौन बनाता है, किससे बनाता है, एटॉमिक एनर्जी के रूप में। भारत में ये परसेंट कितना है, 3.1%। फ्रांस 57 रिएक्टर है, ऊर्जा का आधार है ये, वहां पर भी चीन में बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। रूस तकनीक का सबसे बड़ा निर्यातक है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और रूस हमारी इसमें मदद भी कर रहा है। दक्षिण कोरिया ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित नीति जो है इसने वहां पर संचालित कर रखी है। कहने का मतलब, शांति विधेयक 2025 बिल जो है एक बड़ा कदम आप मान सकते हैं इसके, लेकिन संतुलित समाधान की आवश्यकता है। संतुलित समाधान का मतलब है कि आपको सुरक्षा और दायित्व, इन चीजों को जनहित में लागू करना पड़ेगा, सरकार को इनके बारे में सोचना पड़ेगा, और इनके सोचने के बाद प्राइवेट सेक्टर की इसमें एंट्री करना कोई गलत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से इसमें निवेश होगा और देश में तकनीकी जो विस्तार है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये बिल लाना भारत सरकार का सही कदम है या नहीं है, ये आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।